नमस्कार साथियों। हमने 50 क्वेश्चन तक कर लिया था। अब हम 51 से करने जा रहे हैं। यहाँ तक हमने 50 क्वेश्चन कर लिए थे, ठीक है। लैब असिस्टेंट से रिलेटेड ये क्लास है, पहली बात तो, ठीक है। दूसरी बात, 50 क्वेश्चन हमने यहाँ से कर लिए थे MCQs। अब हम 51 से शुरू करेंगे, जल्दी ही क्लास को कंप्लीट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी में रिज पुश। एक मिनट, ये पेन क्यों नहीं चल रहा? पेन क्यों नहीं चल रहा यार? अब चलिए, प्लेट विवर्तनिकी में रिज पुश क्या दर्शाता है? रिज पुश क्या होता है? देखो, एक चीज़ ध्यान रखना, मैं बता देता हूँ रिज पुश क्या होता है। जब ओशन फ्लोर में कोई कटक बनती है, यहाँ से जैसे मान लो लावा बाहर निकल रहा है, तो जब दूसरी बार यहाँ से लावा बाहर निकलेगा तो ये वाला जो स्लैब है यहाँ पर बना हुआ, वो नीचे की तरफ खिसक जाएगा ग्रेविटी की वजह से, ठीक है। और इधर की तरफ खिसक जाएगा, आधा इधर और आधा इधर खिसक जाएगा। और जब ये खिसक जाता है, ये धक्का, मतलब जब ये लावा अंदर से बाहर निकलता है तो ये लावा पहले से मौजूद जो रिज है उसे वहाँ से पुश कर देता है और वो ग्रेविटी के इम्पैक्ट में आकर के नीचे की तरफ खिसक जाता है। धीरे धीरे ये वाला लावा दूर चला जाता है दोनों तरफ, ठीक है। तो इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? रिज पुश कहते हैं, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऊंची रिज से गुरुत्वीय फिसलन, ऊंची रिज से गुरुत्वीय फिसलन क्या कहलाती है? प्लेट विवर्तनिकी में रिज पुश कहलाती है। ध्यान रखना, गुरुत्वीय बल से प्लेट नीचे की ओर खींचना अलग चीज़ होती है, और यहाँ पर क्या देख रखा है? पुश करना, ठीक है। जो लावा बाहर निकलेगा वो पुश करेगा, तो ग्रेविटी के इम्पैक्ट में आकर के वो नीचे की तरफ खींची चली आएगी। तो ध्यान रखना, ग्रेविटी उसे पुल नहीं करती है, लावा उसे पुश करता है, ठीक है। तो ग्रेविटी स्लाइडिंग बाय एलिवेटेड रिज, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए क्वेश्चन नंबर 52 की बात करते हैं। प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का विकास किस दशक में पूर्ण हुआ था? किस दशक में पूर्ण हुआ था? सबको पता है प्लेट विवर्तनिकी का जो सिद्धांत है वो 1967 में दिया था, ठीक है। वुलरिज एंड मॉर्गन यहाँ पर नाम आता है, ठीक है। वुलरिज एंड मॉर्गन नाम आता है क्या? वुलरिज एंड मॉर्गन, क्या ये नाम सही है? मॉर्गन प्लेट विवर्तनिकी से रिलेटेड है क्या? वुलरिज भी इसके साथ आता है? आप कमेंट करके बताइए। तो 1960s का जो दौर था, इस दशक में ये प्लेट विवर्तनिका का सिद्धांत पूर्ण तरीके से विकसित हो चुका था। क्वेश्चन नंबर 53 की बात करते हैं। कौन सा प्लेट प्रकार सबसे पतला होता है? कौन सा प्लेट प्रकार सबसे पतला होता है? यहाँ पर पूछा गया आपको। महासागरीय प्लेट, महाद्वीपीय प्लेट, मिक्स्ड प्लेट या टेरेस्ट्रियल प्लेट? स्थलीय प्लेट सिंपली हम कह सकते हैं, ये महाद्वीप की बात हो रही है यहाँ पर। मिक्स्ड प्लेट महाद्वीप और महासागर दोनों है। कॉन्टिनेंटल प्लेट मोटी होती है, तो ओशनिक प्लेट जो होती है वो कम मोटाई की होती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप लोगों ने जब पृथ्वी की आंतरिक संरचना पढ़ी थी तो क्रस्ट की मोटाई कहीं पर हम लोगों ने देखी थी कि 5 किलोमीटर तक हमें देखने को मिलती है, तो ओशनिक प्लेट में हमें देखने को मिलती है, ठीक है। तो सब ओशनिक प्लेट का सबसे पतला भाग, सबसे प्लेट का सबसे पतला भाग ओशन में होता है, ठीक है। ये राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 54। सबसे पुरानी महासागरीय चट्टानें कहाँ पाई जाती है? सबसे पुरानी महासागरीय चट्टानें, देखो, मध्य महासागरीय रिज पर सबसे नई
चट्टानें पाई जाती है, तो ये नहीं होगा। एट ओशन कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन पर जो चट्टानें पाई जाती है वो महाद्वीपों की चट्टानें पाई जाती है, ठीक है, समुद्री द्वीपों पर नहीं पाई जाती। खाइयों के पास जहाँ पर सबडक्शन होता है वहाँ पर सबसे पुरानी हमें महासागरों में, यहाँ देखो महासागरीय चट्टान की बात होती है, तो कोस्ट लाइन महाद्वीपीय है, तो ये तो वैसे ही कट जाएगी, ठीक है। हालांकि महाद्वीप बहुत पुराने हैं, महासागरों से भी पुराने महाद्वीप है, लेकिन यहाँ पर पूछा गया है महासागरीय चट्टानें। सबसे पुरानी महासागरीय चट्टानें कहाँ पर पाई जाती है? जहाँ पर महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट आपस में टकराती है। तो ये जो सबडक्शन जोन होता है ना, इस सबडक्शन जोन में सबसे पुरानी चट्टानें पाई जाती है। और सबडक्शन जोन से बाहर की तरफ हम आएंगे तो यहाँ पर हमें गहरी खाई देखने को मिलेगी, ठीक है। तो यहीं पर हमें सबसे पुरानी महासागरीय चट्टानें मिलेगी। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 54 का क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं। उपसरण क्षेत्र यानी कि सबडक्शन जोन, जहाँ पर कोई प्लेट नीचे की तरफ धंस रही है, किस दिशा में जाती है? क्या वो ऊपर आती है? नहीं, वो नीचे की तरफ जाती है। वो पैरेलल नहीं जाती, वो फिक्स नहीं रहती। तो सबडक्शन जोन में कोई भी प्लेट जो है वो नीचे की तरफ जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 55 का। 56 प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत किन दो परतों पर आधारित है? ऑब्वियस सी बात है, स्थल मंडल जो तो प्लेट कहा गया है, ठीक है, और एस्थनोस्फीयर जिस पर ये प्लेट फ्लोट करती है या ड्रिफ्ट करती है। तो स्थल मंडल और एस्थनोस्फीयर के पर ही, इन दो परतों पर ही पूरा प्लेट विवर्तनी की सिद्धांत टिका हुआ है, ठीक है। एस्थनोस्फीयर में क्या निकलती है? यहाँ पर मैग्मा है, और इस मैग्मा में क्या चलती है? कन्वेक्शन करंट चलती है, जिसकी वजह से स्थल मंडल में ऊपर मौजूद प्लेटें खिसकती है। ये राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 57 टेक्टोनिक गतिविधियां मुख्यतः किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? आपको बताना है। क्या प्लेटों के मध्य? नहीं, प्लेटों के मध्य भाग में हॉटस्पॉट पाए जाते हैं, तो यहाँ पर टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ नहीं होती। नियर द इक्वेटर, प्लेट मूवमेंट जो है वो इक्वेटर, कैप्रिकॉन, कैंसर वगैरह कुछ नहीं देखता, ठीक है। ध्रुवों के पास ये ध्रुव वगैरह भी नहीं देखता। ये प्लेट बाउंड्रीज पर प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ पाई जाती है। सिंपली देखो मैं बताता हूँ टेक्टोनिक क्या होता है। जब प्लेट, जैसे मान लो ये प्लेट्स हैं, इन प्लेट्स के किनारों पर अगर कोई हरकत होती है, कोई मूवमेंट होता है, तो उसे हम टेक्टोनिक एक्टिविटी कहते हैं, ठीक है। तो प्लेट टेक्टोनिक की जो एक्टिविटीज़ है वो कहाँ पर पाई जाती है? ऑब्वियस सी बात है, प्लेट टेक्टोनिक्स की, प्लेट्स की जो ये बाउंड्रीज़ है वहीं पर हमें प्लेट टेक्टोनिक एक्टिविटी देखने को मिलती है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 सबसे सक्रिय उपसरण क्षेत्र कौन सा है? मोस्ट एक्टिव सबडक्शन जोन यहाँ पर पूछा गया है। तो मोस्ट एक्टिव सबडक्शन जोन जो है वो सबको पता है कहाँ पर है। 58 में देखो, आर्कटिक क्षेत्र में हमें मोस्ट सबडक्टिव जोन नहीं देखने को मिलता, वहाँ पर हमें फैलाव देखने को मिलता है। अटलांटिक महासागर में भी हमें फैलाव देखने को मिलता है। हालांकि मेडिटेरेनियन जोन में भी सबडक्शन होता है, लेकिन ये मोस्ट एक्टिव नहीं है, ठीक है। मोस्ट एक्टिव जो सबडक्शन जोन है वो इंडोनेशिया वाला जोन है। यहाँ पर फ्रीक्वेंटली, इंडोनेशिया में कौन सा ज्वालामुखी है? आप पहले तो ये कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ये ज्वालामुखी एक्टिविटी होती है। प्लस आपको याद होगा इंडोनेशियन वाले जोन के आसपास बर्मन प्लेट 26 दिसंबर ही थी का 26 दिसंबर 2004 को टेक्टोनिक एक्टिविटी हुई थी, जिसकी वजह से सुनामी आया था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग इंडोनेशिया वाला जो जोन है वो मोस्ट एक्टिव सबडक्शन जोन कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। भूकंपीय लहरों का वेग किन परतों में बढ़ता है? ऑब्वियस सी बात है, लहरों का वेग किसकी वजह से बढ़ता है? जैसे जैसे घनत्व बढ़ता है लहरों का वेग भी बढ़ता है। अब इनमें से कौन सी परत का घनत्व सबसे ज़्यादा है? लेकिन ये भी हमें ध्यान रखना है कि वो परत लिक्विड फॉर्म में है या सॉलिड फॉर्म में है। ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड का घनत्व ज़्यादा होता है, ठीक है। हालांकि पृथ्वी के अंदर जब जाते हैं तो घनत्व बढ़ता ही है, लेकिन सॉलिडिटी भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी, इसको भी हमें ध्यान रखना है। तो 59 का जो राइट आंसर होगा वो क्या हो जाएगा? देखो, वायुमंडल में सीस्मिक वेव्स नहीं चलती है, क्रस्ट में चलती है। क्रस्ट का जो घनत्व है वो कम होता है, किसके मुकाबले? मेंटल के मुकाबले। लेकिन बाह्य कोर क्या है? बाह्य कोर लिक्विड फॉर्म में है,
तो इसमें जो वेग है भूकंपीय लहरों का वो ऑब्वियस सी बात है कम हो ही जाएगा। लेकिन जो मेंटल का जो लोअर पार्ट है वो सॉलिड है, इसकी वजह से यहाँ पर इनका वेग बढ़ जाता है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लेट विवर्तनिकी में स्लैब पुल क्या है? देखो यहाँ पर पुल लिखा हुआ है, वो पुश लिखा हुआ था, उसमें धकेला जाता है और इसमें खींचा जाता है। तो इसमें विंड के द्वारा प्लेट को खींचा जाएगा नहीं, इसमें ग्रेविटी के द्वारा सबडक्शन जोन में प्लेट को खींचा जाएगा। तो ये राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61, कौन सा भूकंपीय प्रमाण वेगनर के सिद्धांत का समर्थन करता है? यहाँ पर भूकंपीय प्रमाण की बात हो रही है, भूकंपीय एविडेंस की बात हो रही है, तो यहाँ पर आपको राइट आंसर देना है। क्या पी वेव्स का रिफ्रैक्शन वेगनर के सिद्धांत को समर्थन करता है, या फिर महासागरों की गहराई, या अर्थ का जो एक्सिस है वो झुका हुआ है वो, या सॉलिड नेचर ऑफ इनर कोर? ये इनमें से कौन सा है जो वेगनर के भूकंपीय प्रमाण को मतलब सिद्धांत को सपोर्ट करता है? देखो भूकंप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर पी वेव्स की बात हो रही है। ओशन डेप्थ का भूकंप से रिलेटेड कोई नहीं है, टिल्ट का नहीं है, सॉलिड नेचर ऑफ इनर कोर का इसमें नहीं है। तो रिफ्रैक्शन जो है, जब पी वेव्स चल रही होती है और वो रिफ्लेक्ट कर जाती है, मतलब क्रस्ट में पी वेव्स चलती हैं, ठीक है, और जब ये मेंटल की तरफ जाती हैं तो ये रिफ्रैक्ट होती हैं, क्योंकि मेंटल का अपर पार्ट सेमी लिक्विड फॉर्म में है, ठीक है, तो इसलिए वो रिफ्रैक्ट हो जाती है। तो पी वेव का रिफ्रैक्शन ही समर्थन करता है किसको? वेगनर के सिद्धांत को। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62, प्लेट विवर्तनिकी का प्रमुख योगदान क्या है? वायुमंडल की व्याख्या करना? नहीं। जलवायु परिवर्तन का सिद्धांत? नहीं। भूपृष्ठीय परिवर्तन की व्याख्या? ऑब्वियस सी बात, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत जो है वो सरफेस में होने वाले चेंजेस को दर्शाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि भाई सरफेस में पहले जैसे मान लो अटलांटिक महासागर है वो पहले मौजूद नहीं था, लेकिन प्लेट विवर्तनिकी जब हम पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि वहाँ पर पहले अब क्या हो गया, चेंज हो गया, पहले महासागर नहीं था लेकिन अब महासागर बन गया। तो भूपृष्ठीय जो परिवर्तन है वो प्लेट विवर्तनिकी के से हम पता लगा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट सीमाओं पर पृथ्वी की ऊष्मा प्रवाह दर कैसी होती है? ज़्यादा होती है, कम होती है, स्टेबल रहती है, एब्सेंट रहती है? तो ध्यान रखना, प्लेट सीमाओं पर पृथ्वी की ऊष्मा प्रवाह दर बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, वहीं पर अर्थक्वेक आते हैं, वहीं पर वॉल्केनिक इरप्शन होता है, तो ऊष्मा प्रवाह दर सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, बी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री है? कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री सिंपली हम कहते हैं जहाँ पर प्लेटें एक दूसरे से दूर जा रही होती है, जहाँ पर मतलब सिंपली डाइवर्ज हो रही होती है प्लेट, तो नीचे से ऊपर की तरफ मैग्मा बाहर आता है और एक नई सरफेस या नई क्रस्ट का निर्माण होता है। तो कंस्ट्रक्टिव बाउंड्री जो है वो सबडक्शन जोन नहीं है, हिमालयन जोन नहीं है, मिड अटलांटिक जोन है, क्योंकि यहाँ पर प्लेट एक दूसरे से दूर जा रही है। बाकी इन सब में क्या हो रहा है, प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है, तो ये तीनों गलत हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65, रिफ्ट वैली किस प्रक्रिया से बनती है? सिंपल सी बात है, रिफ्ट वैली जो है वो एक्सपेंशन से बनती है, यह एक्सटेंशन नहीं है, यहाँ पर एक्सपेंशन है, मतलब जब समुद्र तल फैलाव होता है तो उसकी वजह से रिफ्ट वैलीज बनती है, या फिर मैं कहूँ जब प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है तो रिफ्ट वैलीज बनती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, टेक्टोनिक प्लेटों का चुंबकीय अनुकूलन किस पर आधारित है? मैग्नेटिक अलाइनमेंट ऑफ टेक्टोनिक प्लेट इज बेस्ड ऑन, किससे रिलेटेड है? पृथ्वी की परिक्रमण गति से नहीं, सोलर ग्रेविटी से नहीं, ओशन सैलिनिटी से नहीं, जो पेलियो मैग्नेटिक एविडेंसेस है इस पर आधारित है चुंबकीय जो अनुकूलन है, मैग्नेटिक जो अलाइनमेंट है, मतलब जो हमें चट्टानों में मैग्नेटिक अलाइनमेंट देखने को मिलती है किसी कटक के दोनों तरफ, वो किसका रिजल्ट किस पर आधारित होती है? पेलियो मैग्नेटिक एविडेंसेस पर आधारित। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसमें। 67, प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार महासागर कितने समय में बनते और नष्ट होते हैं? 20 करोड़ साल में बनते हैं और नष्ट होते हैं। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा प्लेट विवर्तनिकी के अनुसार, ठीक है। कौन सी तकनीक समुद्र तल की संरचना को मापने के लिए
प्रयोग की जाती है। देखो साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। कौन सी वेव्स का? साउंड वेव्स का यूज़ किया जाता है। तो सिंपल सी बात है, सिस्मोग्राफ नहीं आएगा, इससे अर्थक्वेक को रिकॉर्ड किया जाता है। सैटेलाइट इमेजिंग से नहीं होता, ड्रोन सर्वे से नहीं होता। इको साउंडिंग वो टेक्निक है जिसकी वजह से समुद्र तल की संरचना को मेजर किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, ट्रांसफॉर्म फॉल्ट मुख्यतः किस प्रकार की सीमाओं पर पाई जाती है? जहाँ पर हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज देखने को मिलती है, जहाँ पर हमें डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज मिलती है वहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलते हैं वहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलती है। क्योंकि जब हम इस रीज की बात करते हैं अटलांटिक की, तो ये सेम स्पीड से ना ही ये सेम स्पीड से एक दूसरे से दूर नहीं जा रही है। ठीक है, ये प्लेटें सेम स्पीड से एक दूसरे से दूर नहीं जा रही। और जब इन प्लेटों के डाइवर्जेंट में हमें डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है तो बीच बीच में कहीं पर हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट हमें इस पूरी रिज में देखने को मिलते हैं। तो ठीक है, तो मिड ओशनिक जो रिजेज होती है वहाँ पर हमें ट्रांसफॉर्म फॉल्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, प्लेटों के संयोग से कौन सी भूपृष्ठीय संरचना बनती है? जब प्लेटें आपस में टकराती हैं तो किस तरह की संरचनाएं बनती हैं? मैदान नहीं बनते, प्लेट्यूज नहीं बनते, डेल्टाज नहीं बनते, क्या बनते हैं? माउंटेन बनते हैं। ठीक है, क्या बनते हैं? माउंटेन बनते हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। अब इजी क्वेश्चन आएंगे थोड़ा। निम्नलिखित में से कौन सी घटना प्लेट टेक्टोनिक्स के परिणाम स्वरूप नहीं होती है? नहीं का ध्यान रखना। माउंटेन बिल्डिंग होता है, ठीक है, ओशनिक ट्रेंचेस बनती है, वॉल्केनिक इरप्शन होता है, लेकिन चंद्र ग्रहण प्लेट टेक्टोनिक्स का परिणाम नहीं है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 72, टेक्टोनिक प्लेटें किस तरह के पदार्थ से बनी होती है? क्या यह ठोस चट्टानी पदार्थ से बनी होती है? मोल्टन मटेरियल से प्लेट नहीं बनी होती है, गैसों से मटेरियल नहीं बनी होती है, आइस से नहीं बनी होती है। ठोस चट्टानी जो स्लैब होता है वही क्या कहलाता है? प्लेट कहलाता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सी प्रक्रिया नए महासागर तल का निर्माण करती है? सबडक्शन में नए महासागर तल का निर्माण नहीं होता, इसमें ख़त्म होता है। सी फ्लोर स्प्रेडिंग के तहत हम देखते हैं कि नए महासागरीय तली का निर्माण होता है। ठीक है, नए महासागरीय तली का निर्माण होता है, हमने पढ़ा है। ठीक, ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74, कौन सा प्लेट सीमांत डिस्ट्रक्टिव बाउंड्री कहलाता है? जहाँ पर दो प्लेटें आपस में टकराती है तो ये बाउंड्रीज, ये जब टकराती है तो यहाँ पर नुकसान होता है, डिस्ट्रक्शन होता है। तो ऑब्वियस सी बात है, कन्वर्जेंट जो प्लेट बाउंड्रीज होती है उन्हें हम डिस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज कह देते हैं। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 74 में। 75 की बात करते हैं, उपसरण क्षेत्रों में गहरी खाइयाँ किस कारण बनती है? सबडक्शन जोन में गहरी खाइयाँ किस कारण बनती है? कि जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है तो यहाँ पर सबडक्शन जोन में खाइयाँ बन जाती हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी, कि एक प्लेट जब नीचे की तरफ धंसती है ना तो यहाँ पर सबडक्शन जोन में खाई बन जाती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 76, कौन सी प्रक्रिया पर्वत निर्माण से संबंधित नहीं है? कंप्रेशन से पर्वत निर्माण होता है। जब दो प्लेटें आपस में एक दूसरे से टकराती हैं तो यहाँ पर कंप्रेशन होता है जिसकी वजह से पर्वत निर्माण होता है। एक्सटेंशन से नहीं होता, सबडक्शन से नहीं होता, प्लेट कन्वर्जेंस, देखो प्लेट कन्वर्जेंस से भी यहाँ पर पर्वत निर्माण होता है। कंप्रेशन, ये कंप्रेशन हो गया, कंप्रेशन नहीं कॉन्ट्रैक्शन से होता है। कॉन्ट्रैक्शन या कंप्रेशन एक होता है। तो ए राइट आंसर नहीं होगा, बी राइट आंसर नहीं होगा, सी राइट आंसर नहीं होगा। जब प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं तो पर्वतों का निर्माण होता है, बीच में जो सेडिमेंट होता है वो ऊपर स्क्वीज हो जाता है। ठीक है, तो डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 76 में। कौन सी प्रक्रिया अरे यार सॉरी देखो, जब भी क्वेश्चन करो ना एग्ज़ाम में तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये नहीं वाला चश्मा आपको लगा करके ज़रूर जाना है। यहाँ पर नहीं पूछा है तभी मैं देखूँ दो ऑप्शन कैसे आ रहे हैं एक साथ। तो नहीं वाला ऑप्शन, आप नहीं वाला जो चश्मा है वो आपको लगा करके जाना है। देखो कंप्रेशन से भी पर्वत निर्माण होते हैं, जब सबडक्शन होता है तो भी पर्वत निर्माण होते हैं। ठीक है, सिंपल सी एक बात देख लो, महासागरीय प्लेट नीचे की तरफ धस रही है, महाद्वीपीय प्लेट ऊपर की तरफ धस रही है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है। तो यहाँ पर हम देखते हैं नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के कोस्ट साइड में हमें
पर्वत निर्माण देखने को मिलता है। सिंपली मैं यहाँ पर बनाता हूँ नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका और ये साउथ अमेरिका, ठीक है। यहाँ पर आपको रॉकी माउंटेन देखने को मिलेगा और यहाँ पर आपको एंडीज़ माउंटेन देखने को मिलेगा। और ये वाला जो जोन है, ये वाला जो जोन है यहाँ पर, ये वाला जो जोन है वो एक तरह से सबडक्शन जोन है, जो कि पैसिफिक प्लेट नज़्गा प्लेट के सबडक्शन से बना है, ठीक है। तो सबडक्शन से भी क्या बनते हैं, माउंटेन्स बनते हैं। इधर देख लो, ये रॉकी माउंटेन बना है जिसमें महाद्वीपीय प्लेट और महासागरीय प्लेट आपस में टकराने से हुआ है। इधर देख लो, ये एंडीज़ है, ये सबडक्शन से बना है, ठीक है। तो सबडक्शन से भी माउंटेन बनते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कन्वर्जेंस से भी माउंटेन बनते हैं, लेकिन प्रसरण से माउंटेन नहीं बनते हैं। प्रसरण से पर्वतमालाएं बनती हैं, माउंटेन नहीं बनते हैं, ठीक है। कटक बनती है प्रसरण से, ठीक है, कटक बनती है। रिफ्ट वैली बनती है, रिफ्ट घाटी हम कह सकते हैं, वो बनती है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना दोस्तों, ये नहीं वाला चश्मा आप लोग भी जगह लगा करके देना। देखो मेरे से भी गलती हो गई यहाँ। 77 की बात करते हैं। रिंग ऑफ फायर क्षेत्र क्यों प्रसिद्ध? ऑब्वियस सी बात है, वहाँ पर बहुत सारे भूकंप आते हैं और ज्वालामुखी आते हैं, ज्वालामुखी आते हैं। फायर किससे निकलती है? ज्वालामुखी से निकलती है, तो ऑब्वियस सी बात है ज्वालामुखी और भूकंप। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत किस में सहायक है? बायोलॉजी में नहीं, मरीन लाइफ में नहीं, अर्थ सरफेस का जो स्ट्रक्चर है उसमें सहायक है। जो स्ट्रक्चर है उसको पहचानने में, उसकी संरचना देखने में हम ये पता लगा सकते हैं कि यह स्ट्रक्चर कैसे बना है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है कोई भी अर्थ सरफेस जो बनता है, स्ट्रक्चर बनता है अर्थ सरफेस भूपृष्ठ पर, वो आंतरिक बलों के कारण बनता है। हालांकि आंतरिक बलों के कारण बनने के बाद, स्ट्रक्चर बनने के बाद उस पर जो एक्सोजेनिक फोर्सेज हैं, बहिर्जनित जो बल है वो काम करते हैं। तो अर्थ सरफेस पर हमें स्ट्रक्चर जो देखने को मिलता है उनको समझने में सहायता कौन प्रदान करता है? प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। कौन सी प्लेट टकराव से आइलैंड आर्क बनते हैं? पिछले वीडियो में मैंने बताया था, जब दो महासागरीय प्लेट आपस में टकराती हैं, ये भी ओशनिक प्लेट है और ये भी ओशनिक प्लेट है, तो हम देखते हैं कि आइलैंड आर्क बनते हैं। तो महासागर महासागर सबडक्शन या महासागर महासागर कन्वर्जेंस भी हम कह सकते हैं, तो उसकी वजह से आइलैंड आर्क बनता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। प्लेट गति को मापने के लिए आधुनिक तकनीक क्या है? भाई जीपीएस वो प्रणाली है जिसको देखा जाता है, बहुत कई सालों की जीपीएस ट्रैकिंग देखी जाती है कि कोई प्लेट का मूवमेंट किस तरफ हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो रहा है। कंपास से नहीं देखा जाता, रडार से नहीं देखा जाता, थर्मोमीटर तो आप जानते हो किससे यूज़ किया, किस में यूज़ किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा किस रूप में प्लेटों को प्रभावित करती है? मैकेनिकल एनर्जी, थर्मल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या केमिकल एनर्जी? आप लोग मुझे बताइए राइट आंसर। पृथ्वी के आंतरिक भाग से ऊर्जा किस रूप में प्लेटों को प्रभावित करती है? कि पृथ्वी के आंतरिक भाग से जो बाहर निकलती है ऊर्जा, वो किस रूप में प्लेटों को प्रभावित करती है? मूवमेंट। सिंपली हम कहते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में किस तरह की एनर्जी है? भाई टेम्परेचर बहुत ज़्यादा है तो थर्मल एनर्जी, उसमें जो ऊर्जा है वो प्लेटों को प्रभावित करती है। और ये ऊष्मा कहाँ से निकलती है? मेंटल प्लूम के थ्रू अंदर से बाहर की तरफ, ऊपर की तरफ आती है। तो ये थर्मल एनर्जी जो है वो प्लेटों को प्रभावित करती है, ठीक है। ध्यान रखना, टेम्परेचर की वजह से ही प्लेट मूवमेंट होता है, ठीक है। क्योंकि नीचे ज़्यादा टेम्परेचर होता है, ऊपर कम टेम्परेचर होता है। जब नीचे से कन्वेक्शन करंट ऊपर की तरफ आती है तो धीरे धीरे टेम्परेचर कम होता है, तो ये साइड बाय साइड होने लग जाती है, ठीक है। या तो एक दूसरे की तरफ आएंगे, एक दूसरे से दूर जाएंगे, तो यहाँ पर उसकी वजह से प्लेटें मूवमेंट करती है। तो ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। प्लेटों की गति मुख्यतः किस बल के कारण होती है? विंड फोर्स नहीं, ओशन करंट्स नहीं, मेंटल कन्वेक्शन के कारण होती है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, टेक्टोनिक प्लेटों की मोटाई औसतन कितनी होती है? ऑब्वियस सी बात है, हमने देखा है कि प्लेट टेक्टोनिक्स जो मोटाई है वो कितनी होती है, 70 से 100 किलोमीटर की इनकी मोटाई होती है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84 हम देखते हैं, कौन सी परत प्लेटों के लिए आधार प्रदान करती है? लिथोस्फीयर नहीं, एस्थनोस्फीयर पर ये प्लेटें मूव करती है, तो ये आधार है इन प्लेटों का। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 85, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत के तहत उपसरण क्षेत्र में कौन सी संरचना बनती है? उपसरण क्षेत्र में ओशनिक ट्रेंचेस बनती है, खाइयाँ बनती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 86, प्लेटों की गति किस उपकरण से मापी जाती है? अभी थोड़ी देर पहले बताया था, जीपीएस से ट्रैक किया जाता है कि प्लेट मूवमेंट किस तरफ हो रहा है और किस स्पीड से हो रहा है। प्लेट विवर्तनिक का सिद्धांत किस युग में पूरी तरह विकसित हुआ था? तो भाई साहब 20वीं सदी में प्लेट टेक्टोनिक्स का सिद्धांत पूरी तरह विकसित हो गया था। अब 21वीं सदी चल रही है, नहीं 19वीं सदी में कुछ एक हाइपोथेसिस दी गई थी, 18वीं सदी में कुछ एक हाइपोथेसिस दी गई थी, लेकिन 20वीं सदी में 1967 में ये सिद्धांत पूरी तरह से विकसित हो गया था। तो 1967 20वीं सदी का ही पार्ट, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किस प्रकार की परिघटनाओं को स्पष्ट करता है? प्लेट विवर्तनिकी का सिद्धांत किस प्रकार की परिघटनाओं को स्पष्ट करता है? बायोलॉजिकल नो, एस्ट्रोनॉमिकल नो, ये जियोलॉजिकल घटनाओं को स्पष्ट करता है। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा 88 में। और अगर मैं आपसे पूछूं कि महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत, उसके पीछे वैगनर का लक्ष्य क्या था? वो क्या आइडेंटिफाई करना चाहते थे, क्या देखना चाहते थे कि उन्होंने ये महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत दे दिया? आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। 89 की बात करते हैं, कौन सा प्लेट संयोग पृथ्वी पर सबसे नवीन पर्वत श्रृंखलाएं बनाते हैं? संयोग की मतलब दो प्लेटें आपस में कन्वर्ज हो रही हैं। यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो कन्वर्जेंस है, इसकी वजह से न्यू वेस्ट फोल्डेड माउंटेन्स बन रहे हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इससे हिमालय बना है, आल्प्स बन रहा है। ठीक है, चलिए, हालांकि दक्षिण अमेरिका और नाजका की वजह से एंडीज़ भी बन रहा है, वो भी एक न्यूएस्ट फोल्डेड माउंटेन है, लेकिन एंडीज़ से भी नया कौन है? हिमालय और आल्प्स। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 90, क्वेश्चन नंबर 90 है यहाँ पर, टेक्टोनिक प्लेटों की दर समय के साथ क्या होती है? बढ़ती है या घटती है? एक मिनट, 89 में जो राइट आंसर है वो बी हो गया, मैंने लिख दिया था। 90, प्लेट टेक्टोनिक्स में प्लेटों की दर जो है वो स्थिर रहती है, इंक्रीज होती है, डिक्रीज होती है, इरेगुलर रहती है। भाई इंक्रीज भी नहीं होती, डिक्रीज भी नहीं होती, इरेगुलर भी नहीं होती। जिस तरह से प्लेट मूवमेंट आदिकाल से होता चला आ रहा है उसी तरह से होता है। लेकिन जैसे मान लो ये प्लेट आपस में टकरा रही है तो ये स्पीड जो है वो कम हो जाती है। जैसे मान लो इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है, जिस स्पीड से पहले बढ़ रही थी उस स्पीड से अब ये नहीं बढ़ रही है। क्यों? क्योंकि इसके रास्ते में यूरेशियन जो प्लेट है वो ऑब्स्टेकल आ चुका है, टकराहट आ चुकी है, इसलिए इसकी स्पीड कम हो गई है। लेकिन अगर फ्रीली कोई प्लेट मूव कर रही है तो उसकी जो स्पीड होती है वो सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा 90 का। कौन सी प्लेट टकराहट द्वीपों की श्रृंखला बनाती है? चेन ऑफ आइलैंड्स बनाती है। कौन सी प्लेट टकराहट? तो ध्यान रखना, महासागर महासागर जो टकराहट है वो चेन ऑफ आइलैंड्स बनाती है। ठीक है, यहाँ पर टकराहट, प्लेट की टकराहट की बात हो रही है। ठीक है, चलिए 92, प्लेट विवर्तनी के सिद्धांत से किस प्रकार के खनिज स्रोतों की उत्पत्ति समझी जाती है? रिवर बोन ना भाई, प्लेट टेक्टोनिक है तो रिवर बोन कैसे होगा? वेदर्ड नो। ज्वालामुखी और मैग्मा जनित जो खनिज है उनकी उत्पत्ति होती है प्लेट टेक्टोनिक्स से। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया 92 में। 93, प्लेट गति का निर्धारण किस माध्यम से सबसे अधिक सटीक होता है? जीपीएस, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, सैटेलाइट बेस्ड जीपीएस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो गया। सॉरी, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहा है। कंस्ट्रक्टिव बाउंड्रीज पर कौन सी प्रक्रिया होती है? प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? प्लेट टकराहट नहीं होती है, प्लेट टूटती है, न्यू क्रस्ट फॉर्मेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा 94 का। ठीक है, नया क्रस्ट निर्माण होता है कंस्ट्रक्टिव प्लेट माउंट। भाई कंस्ट्रक्शन का मतलब ही होता है निर्माण। ठीक है, ओके, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। प्लेट विवर्तनी की खोज का मुख्य आधार कौन सा सिद्धांत है? ऑब्वियस सी बात है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी हमने शुरू की थी, तो मुख्य आधार यही पड़ता है, ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद में देखो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट आती है, उसके बाद में आता है कन्वेक्शन करंट थ्योरी, उसके बाद में आता है हैरी है इसका सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और उसके बाद में फाइनली प्लेट टेक्टोनिक। ओके, तो ये सीक्वेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है, तो आप लोग ध्यान रखिएगा।
अरेंज करवाने के लिए कह दिया जाता है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में। चुंबकीय धारियाँ किन संरचनाओं के पास पाई जाती है? महासागरीय जो रिज होती है उनके पास चुंबकीय धारियाँ पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 96 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 97। क्वेश्चन नंबर 97, प्लेट गति किससे संतुलित होती है? महासागरीय लहरें क्या प्लेट गति को संतुलित कर देती है? नहीं कर पाती। एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर पाता है? नहीं। सूर्य और चंद्रमा प्लेट की गति को संतुलित कर पाते हैं? नहीं। गुरुत्वीय प्रभाव और हीट जो है वो प्लेट गति को संतुलित करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 97। ठीक है, 98 क्वेश्चन देखते हैं। ट्रेंच बनते हैं जब एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे चली जाती है, नीचे धंस जाती है, सबडक्ट हो जाती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 98 में। सबसे पुरानी टेक्टोनिक प्लेट कौन सी मानी जाती है? भाई साहब ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग बताइए। 99 में देखो, पैसिफिक प्लेट पेंथालासस का बचा हुआ पार्ट है। ठीक है, और महासागर जो बने हैं वो महाद्वीपों के बाद बने हैं। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। इंडियन प्लेट सबसे पुरानी टेक्टोनिक प्लेट है। ठीक है, ये भी हम कह सकते हैं। यहाँ पर अफ्रीकन प्लेट भी हम कह सकते हैं। यूरेशियन प्लेट जो है वो नई प्लेट है। ठीक है, तो अफ्रीकन प्लेट जो है सबसे पुरानी टेक्टोनिक प्लेट मानी जाती है, जो अभी तक पूरी की पूरी बनी हुई है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। ये जो क्वेश्चन है ये मुझे अजीब सा क्वेश्चन लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर कुछ और क्वेश्चन होना चाहिए। चलो ये 99 वाला आप छोड़ देना। ठीक है, इसकी जगह मैं कम्युनिटी में एक नया क्वेश्चन अपलोड कर दूंगा, वो आप लोग उसका आंसर देना। ये अजीब सा क्वेश्चन है, ये जस्टिफाई नहीं करता है इन ऑप्शंस को। इस तरह के क्वेश्चन डिलीट हो जाते हैं। ठीक है, चलिए 100 नंबर का क्वेश्चन है लास्ट। पृथ्वी पर महासागरीय क्रस्ट की औसत आयु कितनी है? महासागरीय क्रस्ट की औसत आयु कितनी है? औसत आयु आप लोगों को दे रखी है एनसीईआरटी में 200 मिलियन वर्ष। साफ साफ दे रखा है कि पृथ्वी पर जो महासागर है ना वो 200 मिलियन वर्ष से पुराने नहीं हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी क्लास जिसमें हमने पूरे 100 क्वेश्चन किए चैप्टर नंबर 4 से, जिसका नाम था महासागर और महाद्वीप की उत्पत्ति। नेक्स्ट जो क्लास होगी वो रॉक्स से रिलेटेड होगी, जिसमें भी 100 क्वेश्चन होंगे। ध्यान रखना, रॉक्स वाले चैप्टर में ज़्यादातर फैक्चुअल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, कि कौन सी रॉक किस टाइप की है, कौन सी रॉक से कौन सी रॉक बनती है। ठीक है, विशेषताओं से भी बनती है, जैसे कि आग्नेय चट्टानों की क्या विशेषता है, अवसादी चट्टानों की विशेषता क्या है, कायांतरित चट्टानों की विशेषता क्या है। लेकिन फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा बनते हैं, तो कल आप लोग पढ़ के आइएगा रॉक वाला चैप्टर। ठीक है, तो अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।